बच्चों, आज के पाठ में हम पढ़ेंगे वाक्य से क्या तात्पर्य है, वाक्य के अंग और वाक्य के भेद। वाक्य के भेदों में जानते हो तुम, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर दो भेद होते हैं। यहाँ पर हम रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे। उसमें सरल, संयुक्त, मिश्रित और मिश्रित वाक्यों में जो उपवाक्य हैं, जिनको इंग्लिश में क्लॉज कहते हैं, वो संज्ञा उपवाक्य यानी नाउन क्लॉज एंड विशेषण उपवाक्य यानी एडजेक्टिव क्लॉज एंड ये क्रिया विशेषण उपवाक्य यानी एडवर्ब क्लॉज। और किस प्रकार से हम इसको वाक्यों को पहचानेंगे कि ये संज्ञा है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है, तो हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि वाक्य क्या होता है। तो वाक्य की परिभाषा बच्चों यही है कि उद्देश्य तथा विधेय से बनी भाषा की वह लघुतम इकाई जिसके माध्यम से वक्ता अपने भावों और विचारों को संप्रेषित करता है, ये कहलाता है वाक्य की परिभाषा। अब इसमें उद्देश्य और विधेय यानी तुम ये पढ़ चुके हो कि वाक्य की रचना दो अंशों से होती है, उद्देश्य तथा विधेय। उद्देश्य वाक्य का वह भाग होता है जिसके विषय में वाक्य में कुछ कहा जाता है, जिसके अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है। और विधेय वह अंश होता है जिसका विधान उद्देश्य के लिए किया जाता है, यानी उद्देश्य के लिए जो कहा जाता है वह होता है विधेय। तो ये है उद्देश्य और विधेय। तो अब हम आगे पढ़ेंगे वाक्य के अंग। बच्चों, वाक्य के दो अंग हैं। अभी हमने बताया उद्देश्य और विधेय कि वाक्य की रचना दो अंशों से होती है, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में बात की जाए, अभी हमने बताया, उसे उद्देश्य कहते हैं, और जो बात की जाए उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण के लिए, मोहन प्रयाग में रहता है। इसमें उद्देश्य मोहन है और विधेय क्या है? प्रयाग में रहता है, यानी मोहन के लिए बात कही जा रही है तो मोहन उद्देश्य है, और प्रयाग में रहता है ये बात मोहन के लिए कही जा रही है तो ये विधेय है। अब हम आते हैं कि वाक्य को कितने भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। बच्चों, यहां देख रहे हो कि वाक्य को दो भागों में विभाजित किया गया है, सरल और जटिल वाक्य। कहीं कहीं पर तुम ये भी देख सकते हो कि दिखाया जाता है कि वाक्य को तीन भागों में बांटा है, सरल, संयुक्त और मिश्रित। यहाँ पर हमने सरल वाक्य और जटिल वाक्य लिया है। जटिल वाक्य को हमने तीन भागों में विभाजित किया है, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य जो एक क्रियापद बंध वाले वाक्य होते हैं, मतलब जिनमें एक क्रिया से वाक्य का अंत होता है, एक ही विधेय होता है, एक ही क्रिया होती है। जैसे मुकेश पढ़ता है, इसमें पढ़ता है एक ही क्रिया से वाक्य का अंत है। और बच्चों, इस सरल वाक्य में हर तरह के वाक्य आ जाते हैं जो तुमने अर्थ के आधार पर 8 भेद वाक्य के पढ़े थे, वो सभी इन सरल वाक्यों में आ जाते हैं।
अब देखते हैं जटिल वाक्य। जटिल वाक्य यानी एकाधिक क्रियापदबंध वाले वाक्य। एकाधिक मतलब एक से अधिक क्रिया पदबंध वाले वाक्य। इसमें एक से अधिक क्रिया होगी। एग्जाम्पल देखो, जो लड़का बाजार गया है वह मेरा भाई है। तो इसमें लड़का बाजार गया है, एक क्रिया तो ये हो गई। दूसरे, मेरा भाई भाई है यानी कि इसमें एक से अधिक क्रियापदबंध वाले वाक्य ये होते हैं जटिल। इसमें जटिल वाक्यों में तीन तरह के वाक्य यहाँ पर हैं। संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त मिश्रित वाक्य। संयुक्त वाक्य में जैसा कि यहाँ पर दिखाया है कि सभी उपवाक्य स्वतंत्र और समानाधिकृत होते हैं। ये संयुक्त वाक्य हैं जिनमें दो उपवाक्य होते हैं और दोनों स्वतंत्र होते हैं। बच्चों, यहाँ पर बात ये ध्यान देने वाली है जटिल वाक्य में कि अभी तो हम वाक्य कह रहे हैं, पर जब इसकी रचना हम पढ़ते हैं, क्योंकि ये एकाधिक क्रियापदबंध वाले वाक्य हैं, इसलिए इसमें दो तरह के दो क्रिया वाले वाक्य हैं, इसलिए इनको उपवाक्य बोलते हैं। तो जैसा कि संयुक्त वाक्य है, इसमें दोनों जो उपवाक्य होंगे वो एक योजक से जुड़े हुए होंगे और दोनों का अपना स्वतंत्र रूप से महत्व होता है। इसी को हम समानाधिकृत उपवाक्य भी कहते हैं। ये दोनों उपवाक्य अपने आप में स्वतंत्र होंगे, दोनों का अपना महत्व होगा और ये समानाधिकृत उपवाक्य कहे जाते हैं। अब इधर आप मिश्रित में देखेंगे तो मिश्रित में क्या होता है कि एक वाक्य तो प्रधान होता है, उपवाक्य एक प्रधान होता है और एक वाक्य आश्रित होता है और ये योजक से जुड़े होते हैं, यानी इनको डिपेंडेंट वाक्य भी, सेंटेंसेस भी कहते हैं। और तीसरा हम रखते हैं श्रेणी में संयुक्त मिश्रित वाक्य। इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित होता है मिश्रित वाक्य की तरह, लेकिन इसके साथ एक और योजक से एक वाक्य जुड़ा होता है जिसका अपना महत्व होता है और वह स्वतंत्र उपवाक्य होता है। तो वो चूंकि डिपेंडेंट नहीं है, वह स्वतंत्र है। अगर हम योजक से उसको अलग कर दें तो वो अपना स्वतंत्र महत्व रखता है और स्वतंत्र उपवाक्य होता है। इसीलिए इसको स्वतंत्र संयुक्त मिश्रित वाक्य कहा जाता है। अब देखिए स्वतंत्र वाक्य यानी संयुक्त वाक्य, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य में सभी उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं तथा प्रत्येक उपवाक्य का स्तर समान होता है। इसीलिए इन उपवाक्यों को समानाधिकृत उपवाक्य कहा जाता है। संयुक्त वाक्यों के उपवाक्य में प्रायः, एवं, तथा, और, या, अथवा, नहीं तो, इसलिए, कि, अतः, पर, परंतु, किंतु, लेकिन, वरना, मगर, या, न आदि समुच्चय बोधक अव्यय के माध्यम से ये एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। इतने तरह के योजक जो हैं वो संयुक्त उपवाक्य को जोड़ते हैं। जैसे आप चुप रहिए और अपना काम कीजिए, इसमें और समुच्चय बोधक ये लगा हुआ है, अव्यय लगा हुआ है। और अगर हम इसको देखें कि आप चुप रहिए, अपना काम कीजिए, यानी दोनों का अपना महत्व है, कोई किसी पर डिपेंड नहीं है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य यानी कंपाउंड सेंटेंसेस कहे जाते हैं।
उसके बाद हम देखेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। अभी हमने कहा कि संयुक्त वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं, लेकिन इसमें कई तरह के अव्यय होते हैं जो संयुक्त उपवाक्य को जोड़ते हैं। जैसे संयोजक संयुक्त वाक्य, यानी ये क्या करते हैं, ये उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। ये इसमें योजक क्या आते हैं, और, तथा, एवं। साधारण रूप से केवल ये दो वाक्यों को जोड़ते हैं। आप चलिए और किसी को भेज दीजिए, यानी और ये संयोजक संयुक्त ये अव्यय हैं और समुच्चयबोधक अव्यय है, और ये दो उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं। संयोजक संयुक्त वाक्य कहलाते हैं, ये दो उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं। दूसरा है विभाजक संयुक्त वाक्य। ये क्या करते हैं, ऐसे इसमें योजक प्रयोग होते हैं, अव्यय प्रयोग होते हैं जो दो उपवाक्यों को विभाजित से करते हैं। जैसे या, अथवा, कि नहीं तो, अन्यथा, ना कि ना। बिल जमा करो, नहीं तो फोन कट जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं, दो वाक्यों को विभाजित कर रहे हैं। बिल जमा करो, नहीं तो फोन कट जाएगा। तो कारण छुपा हुआ है इसमें, है ना, फोन कट जाएगा, क्यों, बिल जमा करो। तो ये उपवाक्यों को विभाजित करते हैं। नेक्स्ट है विरोध वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं, विरोधवाचक। दो उपवाक्यों के बीच में विरोध प्रकट करते हैं। इसमें योजक हैं किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, पर, आदि। जैसे मैंने समझाया था लेकिन वह नहीं मानी। तो ये विरोध सा प्रकट यहां पर किया है ना। अब यहां पर आप परंतु भी लगा सकते थे, मैंने समझाया था परंतु वह नहीं मानी, मैंने समझाया था मगर वह नहीं मानी। तो ये विरोध वाचक जो संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट है परिमाणवाचक संयुक्त वाक्य। ये उपवाक्य के मध्य कार्य अथवा परिणाम को दिखाने का काम करते हैं। इसलिए और अतः इसके योजक हैं। जैसे इस बार बहुत गर्मी पड़ी है, अतः हम लोग शिमला जाएंगे। तो गर्मी पड़ने के कारण यहाँ पर सेंटेंस में है कि हम लोग शिमला जाएंगे, यानी कि उपवाक्यों के मध्य में कार्य और परिणाम को दिखाया जा रहा है कि शिमला क्यों जाएंगे, इस बार बहुत गर्मी पड़ रही है। बच्चों यहाँ पर ये बात ध्यान रखने वाली है कि संयुक्त वाक्य में इसलिए से जुड़े उपवाक्य में इसलिए के स्थान पर और का प्रयोग भी हो सकता है। मतलब इसलिए जो अभी हमने लगाया, अतः लगाया, और भी लग सकता है। तो संयुक्त वाक्य में जो इसलिए का प्रयोग होता है वो इसलिए के स्थान पर हम और लगा करके भी देखेंगे तो वाक्य का परिवर्तन अर्थ में नहीं होगा, सेम होगा। जैसे गाना सुनना नहीं चाहती थी इसलिए वहां से चली गई। तो ये अगर आपको पहचानने के लिए दिया जाएगा वाक्य कि ये क्या है, संयुक्त वाक्य है या मिश्रित है, तो इसलिए से आप पहचान रहे हो। लेकिन ये ध्यान रखना है कि कभी कभी इसलिए मिश्रित में भी आता है। इसलिए ये बात ध्यान रखने वाली है कि जब संयुक्त वाक्य में इसलिए आता है तो वहां पर आप और रख के देख लीजिए तो कोई अर्थ में अंतर नहीं आएगा। गाना सुनना चाहती थी और वहां से चली गई, तो इसमें अर्थ में कोई अंतर नहीं आ रहा है। इसका ये विशेष ध्यान रखना होगा कि संयुक्त वाक्य में इसलिए के स्थान पर और भी हम रखकर देख सकते हैं। अब आता है मिश्रित वाक्य यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है, यानी एक मेन सेंटेंस एंड दूसरा डिपेंडिंग सेंटेंस होता है,
ये जटिल वाक्य के अंतर्गत मिश्रित वाक्य होते हैं। जैसे उसने कहा था कि उसके आने के बाद गिफ्ट खोलना। उसने कहा था कि उसके आने के बाद गिफ्ट खोलना। तो यहां पर उसके आने के बाद गिफ्ट खोलना ये डिपेंडेंट है। उसने कहा था ये प्रधान है। उसने क्या कहा था कि उसके आने के बाद गिफ्ट खोलना। तो यहां पर ये जो उपवाक्य है ये डिपेंडेंट है और ये मिश्रित है। अब यहां पर ये जान लेना भी जरूरी है कि मिश्रित वाक्य में जो अभी हमने कहा एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य होता है। पर आश्रित उपवाक्य 3 तरह के होते हैं। पहला संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेषण उपवाक्य और तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य। बच्चों, एग्जाम में जब सरल, संयुक्त और मिश्रित आता है तो मिश्रित वाक्य के में उपवाक्य को छांटने के लिए भी आता है कि इस वाक्य में कौन सा आश्रित उपवाक्य है या आश्रित उपवाक्य को छांटो और उसका भेद बताओ। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आश्रित उपवाक्य 3 तरह के होते हैं। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये जानना हमें बहुत जरूरी है। अब देखिए संज्ञा उपवाक्य यानी नाउन क्लॉज। संज्ञा उपवाक्य को हम कैसे पहचानेंगे और कैसे हम विशेषण उपवाक्य और कैसे क्रिया विशेषण को। देखिए संज्ञा उपवाक्य की पहचान के लिए वाक्य की क्रिया पर क्या शब्द से अगर हम प्रश्न करते हैं, संज्ञा उपवाक्य की पहचान के लिए अगर वाक्य की क्रिया पर क्या शब्द से हम प्रश्न करें तो उससे मिलने वाला उत्तर संज्ञा उपवाक्य होता है। जैसे पिताजी ने कहा है, ठीक, कि कल से नौकरी पर नहीं जाएंगे। तो अगर हम इसमें क्या शब्द से अगर हम प्रश्न करें, प्रधान वाक्य की क्रिया से अगर हम क्या शब्द से प्रश्न करें कि पिताजी ने क्या कहा है, कल से नौकरी पर नहीं जाएंगे ये कहा है, तो हमें उत्तर क्या मिल रहा है कि कल से नौकरी पर नहीं जाएंगे। यानी कि हमारा उत्तर ये है कि से जुड़ने वाला उपवाक्य भी है। तो ये 2 चीजों को ध्यान रखेंगे कि क्या शब्द से अगर हम प्रश्न करते हैं और उत्तर हमें जो मिलता है और यह उपवाक्य कि से जुड़ा हुआ होगा तो वो संज्ञा उपवाक्य होगा। यानी कि यहाँ पर कि कल से भी नौकरी पर नहीं जाएंगे, ये उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य कहलाएगा। संज्ञा उपवाक्य प्रायः कि से जुड़े हुए ही होते हैं। नेक्स्ट है विशेषण उपवाक्य, एडजेक्टिव क्लॉज। विशेषण उपवाक्य संज्ञा पद की विशेषता वैसे ही बताते हैं जैसे कोई विशेषण पद बताता है। अब ये हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव क्लॉज, विशेषण उपवाक्य। तो विशेषण उपवाक्य संज्ञा पद की विशेषता, भाई विशेषण क्या होता है? विशेषण जो संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है, तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो वैसे ही विशेषण उपवाक्य संज्ञा पद की विशेषता वैसे ही बताते हैं जैसे कोई विशेषण पद बताता है। तो इसको पहचानने के लिए क्या है, प्रधान उपवाक्य के कर्ता पर कौन सा का प्रश्न करेंगे, कौन सी के प्रश्न करने पर मिलने वाला उत्तर विशेषण उपवाक्य होगा। अब पिताजी ने वह मकान बेच दिया जो पुराना हो गया था। तो पिताजी ने कौन सा मकान बेच दिया था? उत्तर हमें मिलेगा जो पुराना हो गया था। तो यानी कि ये जो है वो
विशेषता बता रहा है कि पुराना वाला मकान पिताजी ने बेच दिया। तो कौन सा, जब हमने प्रश्न किया तो उत्तर हमें मिला कि वो मकान जो पुराना हो गया था, यानी जो से जुड़ने वाला उपवाक्य व विशेषण उपवाक्य होगा। अब आता है क्रिया विशेषण उपवाक्य यानी एडवर्ब क्लॉज। क्रिया विशेषण उपवाक्य में क्रिया विशेषण पद के स्थान पर, क्रिया विशेषण उपवाक्य वाक्य में क्रिया विशेषण पद के स्थान पर आ सकती है। और जिस तरह से क्रिया विशेषण पर क्रिया की विशेषता बताते हैं, उसी तरह से ये भी क्रिया की विशेषता बताते हैं। बच्चों यहाँ पर थोड़ा गलत प्रिंट है, उसी तरह क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो क्रिया विशेषण जानते हो, क्रिया विशेषण मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाला विशेषण। तो ये उसी तरह से ये उपवाक्य भी क्रिया विशेषण की ही विशेषता बताते हैं। आगे देखते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। जैसे तुम लोगों ने क्रिया विशेषण के भेद पढ़े हैं कि वह स्थानवाची होते हैं, कालवाची, रीतिवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कारणवाची क्रिया विशेषण, ये क्रिया विशेषण के भेद आपने पढ़े हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये इस उपवाक्य में दिखाई देंगी। जैसे स्थानवाचक अगर क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य आप छांटोगे तो वहां पर कहाँ का प्रश्न में उत्तर हमें मिलेगा, जहां का। मतलब तुम कहाँ रहते हो, या तुम वहीं रहते हो जहां मैं रहता हूं। तो तुम वहीं रहते हो जहां मैं रहता हूं, तो कहाँ रहते हो, जहां तुम रहते हो। तो जहां का उत्तर हमें मिल रहा है, कहाँ प्रश्न का उत्तर जहां में हमें मिलेगा, तो वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। कालवाचक में आप जानते हो कि समय का उसमें प्रश्न का उत्तर होगा। जैसे कब प्रश्न किया जा रहा है, जब। तुम मैं तभी आऊंगा जब तुम मिलोगे, मैं तभी आऊंगा जब तुम मिलोगे। तो तुम कब मिलोगे, है ना, मैं तभी मिलूंगा जब तुम मिलोगे। तो जब से जुड़ने वाला उपवाक्य कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। ऐसे ही रीतिवाचक में कैसे का उत्तर, जब कैसे का उत्तर करेंगे तो हमें उत्तर क्या आएगा, जैसे, है ना। वह कैसे, मान लीजिए कहें कि वह ऐसे चलती है जैसे बीमार चलते हैं, तो वह कैसे चलती है, जैसे बीमार चलते हैं। तो जैसे बीमार चलते हैं ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। ऐसे ही परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कितना प्रश्न का उत्तर हमें उसमें मिलेगा, जितना। जैसे उतना ही खाओ जितना पचा पाओ। तो कितना खाओ, जितना पचा पाओ। तो जितना पचा पाओ ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा, आश्रित क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। ऐसे ही कारणवाची जो है वो क्रिया विशेषण है। तो कारणवाची क्रिया विशेषण में भी किस लिए, इसलिए, अतः ये आता है। जैसे मान लीजिए हम ये कहें कि उसके कान में दर्द है इसलिए वह डॉक्टर के पास गई है। तो वह किस लिए डॉक्टर के पास गई है, उसके कान में, क्योंकि उसके कान में दर्द है। तो ये इसलिए से जो हमें जवाब मिल रहा है वह होगा कारणवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य, इसलिए वह डॉक्टर के पास गई है। बच्चों यहाँ पर वही चीज आ गई है, इसलिए अभी आपने संयुक्त वाक्य में इसलिए पढ़ा था, पर उस इसलिए की जगह हम और का प्रयोग भी कर सकते हैं। पर यहाँ पर अगर हम कहें कि क्योंकि उसके कान में दर्द है इसलिए वह डॉक्टर के पास गई है, तो क्योंकि लगा हुआ है और इसलिए भी लगा है, इसलिए ये मिश्रित वाक्यों के अंतर्गत ही आ रहा है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं, चूंकि अस्पताल पास ही है अतः मैं मरीज से मिलने गया। तो अतः मैं मरीज से मिलने गया, किस लिए गया,
चूंकि अस्पताल पास ही है, अतः मैं मरीज से मिलने गया। तो अतः से जुड़ने वाला उपवाह के कारणवाची क्रिया विशेषण। अब आगे देखते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं बच्चों। जैसे सरल में हमने कहा था कि अर्थ के आधार पर सारे जो है वो जितने भेद होते हैं उस तरह के वाक्य सब आ जाएंगे। और बच्चों एग्जाम में ये सरल से संयुक्त वाक्य में बनाना और संयुक्त से सरल में बनाना, फिर मिश्रित बनाना, मिश्रित से सरल में बनाना, है ना। तो ये भी एग्जाम में आते हैं। तो इसलिए अगर नियमों को ठीक से पढ़ेंगे तो हम उसमें परिवर्तन भी कर सकेंगे। तो सरल वाक्य में देखिए सभी तरह के इसमें वाक्य हैं। सब लोग घर चले गए हैं। आपकी गाड़ी कहाँ है, ये प्रश्नवाचक है। तुम कल क्यों नहीं आए, है ना, ये भी प्रश्नवाचक है। तू यहाँ से जा आज्ञावाचक है। बच्चे घर नहीं पहुंचे हैं, निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक है। शायद मैं सही सलामत हूँ, है ना, ये संभावना वाला हो गया। चलो अब खाना खाया जाए, आज्ञावाचक। वाह कितना सुंदर फूल है, इसमें आदि बोधक। यानी सब तरह के इसमें वाक्य सरल में आते हैं। मिश्रित में देखिए जितनी भी अभी हमने बताया, देखो लोग कह रहे थे कि कल बिजली नहीं आएगी। अभी हमने बताया था कि किस से जुड़ने वाला जो उपवाक्य होगा वो संज्ञा आश्रित उपवाक्य होगा। पिताजी ने वह मकान बेच दिया जो पुराना हो गया था। यानी जो पुराना हो गया था ये विशेषण आश्रित उपवाक्य है। जहां तुम जाओगे मैं भी वहीं आऊंगा। यानी जहां तुम जाओगे, ये जरूरी नहीं है कि आश्रित उपवाक्य बाद में ही आएगा। ये पहले भी आ सकता है बच्चों, बीच में भी आ सकता है। तो जहां तुम जाओगे ये इस स्थानवाची उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। जब तुम आओगे तब हम खाना खाएंगे, ये कालवाची क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। जब तुम आओगे, जब से जुड़ने वाला उपवाक्य। वैसे चला था जैसे कोई बीमार चलता हो। यहाँ पर रीति बताई जा रही है, कैसे चलता है, जैसे बीमार चलता है। तो जैसे कोई बीमार चलता हो, रीतिवाची क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। कल मैंने इतना खाया जितना कोई नहीं खा सकता। यानी जितना कोई नहीं खा सकता, ये परिमाणवाची क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। क्योंकि अस्पताल पास में ही है, अतः या इसलिए मैं मरीज से मिलने गया था। तो अतः या इसलिए कोई एक लगाओगे, मैं मरीज से मिलने गया था। ये तुम्हारा कारणवाची क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। नेक्स्ट है बच्चों संयुक्त मिश्रित वाक्य। इसका उदाहरण देखो कि मैं तब एयरपोर्ट पहुंचा जब वहां कोई भी नहीं आया था और किसी ने मेरी चेकिंग तक नहीं की। तो यहाँ पर ये संयुक्त मिश्रित है। देखिए मैं तब एयरपोर्ट पहुंचा जब वहां कोई भी नहीं आया था। ये तो साधारण तरीके से मिश्रित हो गया, जब से जुड़ा हुआ है ये। और किसी ने मेरी चेकिंग नहीं की, यानी ये और किसी ने मेरी चेकिंग नहीं करी, ये किसी पर आश्रित नहीं है, इससे समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये संयुक्त है। तो इसीलिए इसको संयुक्त मिश्रित वाक्य कहा गया। वे लोग चले गए जो कल से इंतजार कर रहे थे, ये भी मिश्रित है। जो से जुड़ा हुआ है विशेषण आश्रित उपवाक्य है, और वे लोग चले गए ये प्रधान उपवाक्य है। और योजक लगा हुआ है साधारण सा, जिसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये और से जुड़ा हुआ है, ये समुच्चय बोधक अव्यय से जो जुड़ा हुआ है, ये संयुक्त वाक्य। तो कभी कभी मिश्रित वाक्यों के साथ संयुक्त वाक्य भी जुड़ा हुआ होता है, तो ये संयुक्त मिश्रित वाक्य कहलाता है।